नमस्कार, सभी स्टूडेंट का स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोयुवाल सर यूट्यूब चैनल पर। और हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको हम विद्युत रसायन कहते हैं। और इस चैप्टर की हमारी 2 क्लासें कंप्लीट हो गई थी, यानी अपन कह सकते हैं कि 2 वीडियो हमने देख लिए थे। आज हमारा इस चैप्टर का पार्ट 3 रहेगा, यानी अपन कहेंगे कि आज का हमारा वीडियो 3 रहेगा। तो लगातार आप मेरे साथ बने रहिए। देखो, हमने जस्ट पिछले वाले वीडियो में अध्ययन किया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, यानी अपन कह सकते हैं विद्युत अपघटनी सेल। इसका अध्ययन हमने पार्ट 2 में किया था, और जो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया है उसका हमने डिटेल से अध्ययन किया था। अलग अलग एग्जाम्पल लेके हमने इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत अपघटन की प्रक्रिया का अध्ययन किया था। देखो, मैं एक बार वापस से आपको रिपीट करवा रहा हूं। हमने देखा था कि विद्युत अपघटनी सेल किसे कहते हैं। हमने ये कहा था कि वह पात्र जिसमें विद्युत अपघटन की प्रक्रिया संपन्न करवाई जाती है, उस पात्र को हम विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। फिर हमने विद्युत अपघटनी सेल का निर्माण किया था। एक पात्र लिया था, पात्र में हमने विद्युत अपघटक का जलीय विलयन या गलित विलयन भरा था। उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए थे। दोनों इलेक्ट्रोडों को किसी विद्युत स्रोत या बैटरी की सहायता से जोड़ दिया था। तो हमने विद्युत अपघटनी सेल का निर्माण किया था। फिर हमने देखा था कि उसमें जो एनोड होता है वो होता है धनात्मक, और जो कैथोड होता है वो होता है ऋणात्मक। फिर हमने इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन किया था, और हमने जाना था कि एनोड पर ऑक्सीडेशन अभिक्रिया संपन्न होती है, कैथोड पर रिडक्शन अभिक्रिया संपन्न होती है। सीधी सी बात यह है, एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होगी, कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया संपन्न होगी। अब देखो, एक बार मैं आपको वापस से रिवाइज करवा रहा हूं। देखो, ध्यान से आप समझना। हमने बनाया था विद्युत अपघटनी सेल। हमने 2 इलेक्ट्रोड लगाए थे। ये लो, ये मैंने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, और इस पात्र में हमने किसी विद्युत अपघटक का विलयन लिया था। एक बार वापस से मैं आपको विद्युत अपघटनी सेल रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है ना। दोनों इलेक्ट्रोडों को हमने विद्युत स्रोत या अपन कह सकते हैं बैटरी की सहायता से हमने जोड़ा था। ये लो, ये था हमारा एनोड, और ये था हमारा कैथोड। यानी एनोड धनात्मक इलेक्ट्रोड और कैथोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। ये हमारे थे इलेक्ट्रोड। अब देखो, मान लो इसमें मैं विद्युत अपघटक के रूप में HCl का विलयन ले रहा हूं। HCl का जलीय विलयन, HCl का जलीय विलयन। अब देखो, हम सारी बातें एक बार दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी ये मैंने क्या बना दिया, ये मैंने बना दिया विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल। देखो, एक बात को आप और ध्यान में रखोगे, इस विद्युत अपघटनी सेल को हम वोल्टामीटर भी कहते हैं। तो इस नाम को भी आप ध्यान में रखोगे। क्या कहते हैं? वोल्टामीटर बोल दो या विद्युत अपघटनी सेल कह दो, एक ही बात है। अब देखो, हमें पता हो गया है कि जो एनोड है, एनोड, इस एनोड पर, क्योंकि ये धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है, इस पर अभिक्रिया होगी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होगी, ठीक है। एक था कैथोड, और कैथोड क्या है? ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। इस पे अभिक्रिया होगी रिडक्शन, यानी हम कह सकते हैं अपचयन अभिक्रिया। अब देखो, एनोड है
धनात्मक इलेक्ट्रोड है तो सीधी सी बात यह है कि विद्युत अपघटय के, या अपन कह सकते हैं कि विलयन में जो आयन है उनमें से जो ऋणायन है, या अपन कह सकते हैं ऋणात्मक आयन, वो तो एनोड की तरफ क्या होंगे, आकर्षित, और जो धनात्मक आयन है विद्युत अपघटय के या विलयन के, वो कैथोड की तरफ क्या होंगे, आकर्षित। फिर हमने क्या देखा कि कौन सा आयन एनोड की तरफ जाएगा और कौन सा आयन कैथोड की तरफ जाएगा, यानी हमने ऋणायनों व धनायनों की वरीयता, या अपन कह सकते हैं प्राथमिकता का क्रम हमने देखा था। उसी क्रम में आयन इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे HCl का जलीय विलयन लिया है, इसका अध्ययन हमने कल कर लिया है। वापस से मैं आपको समझा रहा हूँ। एनोड पे क्या होगा, एनोड धनात्मक है, इसका मतलब ऋणात्मक आयन जाएंगे, यानी इस विद्युत अपघटनी सेल की इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रिया मैं आपको दिखा रहा हूं दोबारा से। तो एनोड पे ऋणायन जाएंगे, और ऋणायन कौन से जाएंगे, 2Cl माइनस, और बन जाएगी यहां पे क्लोरीन गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो अभिक्रिया हुई है 2Cl माइनस Cl2 जो गैस बनी है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिमूव हुए हैं, ये अभिक्रिया ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है। अरे इलेक्ट्रॉन का हटना, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना। कैथोड की बात करूं तो कैथोड में अभिक्रिया होगी कौन सी, रिडक्शन की, यानी 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी यहां पे बनेगी H2 गैस। ठीक है, इतना हमने कल अध्ययन कर लिया था, यानी ये हमें पता हो गया कि एनोड पे हमें Cl2 गैस प्राप्त हो रही है। ठीक है, और कैथोड पे हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो रही है। अब देखो, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, यानी आपको ये पता हो गया कि एनोड धनात्मक होता है और कैथोड ऋणात्मक होता है। अब अगर यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह देखें कि इलेक्ट्रॉन किस इलेक्ट्रोड से किस इलेक्ट्रोड की तरफ गमन कर रहे हैं, तो देखो एनोड पे विक्रिया हुई ये, यानी Cl माइनस ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, क्लोरीन गैस बन गई, और कैथोड पे क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, यानी 2H प्लस, और यानी कैथोड पे इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहे हैं। अपन ऐसा कह सकते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है, ये हो रहा है एनोड से कैथोड की तरफ। इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। एक बार वापस से मैं आपको बता रहा हूं, विद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है एनोड से कैथोड की तरफ हो रहा है। एक बात तो हुई क्लियर ये। अब देखो, कल हमने अलग अलग एग्जाम्पल लिए थे। हमने प्लेटिनम के इलेक्ट्रॉनों के मध्य HCl का जलीय विलयन लिया था और उसकी विद्युत अपघटन की प्रक्रिया का हमने अध्ययन किया था। फिर हमने प्लेटिनम के इलेक्ट्रोडों के मध्य AgNO3 का विलयन लिया था और उसकी विद्युत अपघटन की प्रक्रिया का हमने अध्ययन किया था। फिर हमने प्लेटिनम के इलेक्ट्रोडों के मध्य NaCl का जलीय विलयन लिया था, उसका अध्ययन हमने किया था। उसके बाद में हमने NaCl का गलित विलयन लिया था और लास्ट में हमने कॉपर के इलेक्ट्रोडों के मध्य कॉपर सल्फेट का विलयन लिया था। यानी मैं आपको यहाँ पे ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रोडों पर जो पदार्थ हमें प्राप्त हो रहे हैं, इलेक्ट्रोडों पर प्राप्त होने वाले या मुक्त होने वाले जो पदार्थ हैं, उनकी प्रकृति दो बातों पर निर्भर करती है। और वो दो बात कौन सी हैं? एक बात तो है इलेक्ट्रोड, कि हमने इलेक्ट्रोड कौन से लिए, यानी अपन सीधा सा ये कह सकते हैं कि हमने इलेक्ट्रोड अक्रिय इलेक्ट्रोड लिए हैं या फिर क्रियाशील इलेक्ट्रोड। जैसे हमने प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लिए थे, तो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड होते हैं अक्रिय, इनर्ट इलेक्ट्रोड। और फिर हमने अंत में कॉपर के इलेक्ट्रोड लिए थे, कॉपर के इलेक्ट्रोड होते हैं एक्टिव, यानी वो अभिक्रिया में भाग लेंगे। विद्युत अपघटन की अभिक्रिया में कॉपर के इलेक्ट्रोड भाग लेते हैं। तो सीधी सी बात यही है कि इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर मुक्त होने वाले
पदार्थों की मात्राएं निर्भर करती हैं। दूसरी बात यह है कि विद्युत अपघटय का जो विलयन लिए है, यानी अपन कह सकते हैं कि विद्युत अपघटनी सेल में लिए गए विलयन की सांद्रता पर भी इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्राएं डिपेंड करती हैं कि हमने किस विद्युत अपघटय का जलीय विलयन लिया है। तो दो बात आप ध्यान में रखोगे, मैंने क्या बताई, एक तो इलेक्ट्रोडों की प्रकृति व विलयन की सांद्रता पर इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की प्रकृति निर्भर करती है, ठीक है ना। यानी इतना अध्ययन हमने पिछले वाले वीडियो में कर लिया था और इस वोल्टामीटर को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी सेल, यानी विद्युत अपघटनी सेल कह सकते हैं या वोल्टामीटर कह सकते हैं, ठीक है ना। इतनी चर्चा हमारी पिछली क्लास में हो गई थी, ठीक है ना। अब हम इसी कड़ी में लगातार यानी विद्युत अपघटन की प्रक्रिया से संबंधित हमारा अगला टॉपिक आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है, विद्युत अपघटन के नियम। अब हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे विद्युत अपघटन के नियम। इन्हीं को हम बोलते हैं फैराडे के नियम, यानी या तो हम कह सकते हैं लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस या अपन कहते हैं फैराडे लॉ। तो लगातार आप मेरे साथ बने रहिए। अब हमारी आज की जो मेन हेडिंग है वो है विद्युत अपघटन के नियम। विद्युत अपघटन के नियम, देखो हमारी हेडिंग है विद्युत अपघटन के नियम। विद्युत अपघटन के नियम। अब देखो ये नियम प्रतिपादित किए थे फैराडे नामक वैज्ञानिक ने, तो उन्हीं के सम्मान में हम इनको फैराडे के नियम भी कहते हैं। क्या कहेंगे, फैराडे के नियम। विद्युत अपघटन के नियम बोल दो या फैराडे के नियम बोल दो, या हम इनको विद्युत अपघटन के फैराडे के नियम भी कह सकते हैं। अब देखो फैराडे ने क्या किया, जो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया है उसके मात्रात्मक पक्ष का अध्ययन करके फैराडे नामक वैज्ञानिक ने दो नियम प्रतिपादित किए, या अपन कह सकते हैं कि दो नियम प्रस्तुत किए। उन नियमों को हम बोलते हैं विद्युत अपघटन के नियम, या अपन कह सकते हैं फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। समझ में आ गई बात। ये नियम विद्युत अपघटन की प्रक्रिया से संबंधित हैं। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के मात्रात्मक पक्ष का अध्ययन करके फैराडे नामक वैज्ञानिक ने विद्युत अपघटन के दो नियम प्रतिपादित किए, जिनको हम विद्युत अपघटन के नियम या फैराडे के नियम कहते हैं। तो अब हम इन दोनों नियमों का डिटेल से अध्ययन करेंगे। लगातार मेरे साथ आप बने रहिए। पहले मैं ले रहा हूं फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का प्रथम नियम मैं वापस से बता रहा हूं, इस हेडिंग के ऊपर आप स्टार लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है फैराडे का प्रथम नियम। अब देखो फैराडे का प्रथम नियम क्या है, पहले आप ध्यान से सुनेंगे। फैराडे का प्रथम नियम यह है कि हम कह सकते हैं कि फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की क्रिया के दौरान, समझना आप, विद्युत अपघटन की क्रिया के दौरान इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। मैं इस नियम को लिख रहा हूं। देखो हम कह सकते हैं इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोडों पर
इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है, की मात्रा के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। देखो नियम मैंने लिख दिया है, एक बार नियम को वापस से पढ़ रहा हूं। फैराडे का प्रथम नियम, इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली, मुक्त मतलब प्राप्त होने वाली या निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। यह नियम है। अब मान लो इलेक्ट्रोडों पर प्राप्त होने वाली पदार्थ की मात्रा m है। क्या है? m। यानी मैं कह सकता हूं माना क्यों कुलाम विद्युत आवेश की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा m है, मात्रा m है। तो फैराडे के प्रथम नियम से, फैराडे के प्रथम नियम से देखो क्या माना है मैंने ये माना है कि हमने Q कूलाम विद्युत आवेश की विद्युत धारा प्रवाहित की तो हमें इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा m प्राप्त हुई, अतः फैराडे के प्रथम नियम से। ठीक है ना। अब देखो क्या लिख सकता हूं मैं, m समानुपाती Q। भाई इलेक्ट्रोडों पर प्राप्त होने वाली पदार्थ की मात्रा m है और प्रवाहित धारा क्या है? Q। यानी चाहो तो आप लिख सकते हो m बराबर तो क्या है? मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा, मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा, या अपन कह सकते हैं निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा या प्राप्त होने वाली पदार्थ की मात्रा। क्यों क्या है? प्रवाहित विद्युत धारा, प्रवाहित विद्युत धारा। ठीक है। अब देखो हमें पता है Q बराबर क्या होता है? Q बराबर I इंटू टी, यानी एम्पियर इंटू सेकेंड को हम क्या बोलते हैं? Q कूलाम आवेश। ठीक है ना। इसका मतलब अब मैं लिख सकता हूं m समानुपाती I इंटू टी, और अब इस समानुपाती के चिन्ह को मैं हटाऊंगा तो यहां पे आएगा मेरे पास एक स्थिरांक WIT। अब देखो ये जो W आया है ये आया है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक हम इसको बोलते हैं। किसको? इस W को। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, आपको कई बुकों में यहां पे Z भी मिल सकता है, Z, यानी W के स्थान पे Z भी मिल सकता है, यानी हम इस W को Z से भी व्यक्त करते हैं। सीधी सी बात ही है, Z या W होता क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक है ना। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखोगे।
अब देखो, अब मैं लगा रहा हूं यहां पे कंडीशन। कंडीशन में क्या लगाऊं, मैं लगाऊं यदि I बराबर 1 एम्पियर हो, I बराबर 1 एम्पियर हो और t बराबर 1 सेकंड हो, 1 सेकंड हो, ठीक है ना। इसको मैं समीकरण 1 मान लूं। अतः समीकरण 1 से देखो I का मान तो क्या रखूंगा 1 एम्पियर, t का मान क्या रखूंगा 1 सेकंड, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा m इक्वल टू W। अब देखो यानी यहां पर हम कह सकते हैं, इसको मैं समीकरण 2 दे दूं कि जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है वो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा के बराबर है। यानी यहां से हम इस विद्युत रासायनिक तुल्यांक को परिभाषित कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, नियम आपने देख लिया है, लिख भी लिया होगा, मैं अब नियम को हटा रहा हूं। हम इस विद्युत रासायनिक तुल्यांक को परिभाषित कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, समीकरण 2 से क्या कहेंगे, समीकरण 2 से हम कहेंगे, समीकरण 2 से स्पष्ट है कि किसी विद्युत अपघटय के विलयन में यदि 1 एम्पियर की विद्युत धारा, क्या कहेंगे, 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा ही विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। तो ये हमने विद्युत रासायनिक तुल्यांक को समीकरण 2 की सहायता से परिभाषित कर दिया। देखो हमने क्या कहा, हमने इस समीकरण 2 से कहा है कि किसी विद्युत अपघटय के विलयन में यदि 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा ही विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। यानी M इक्वल टू W, M क्या है, इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा, और W क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब देखो, अब हम इस विद्युत रासायनिक तुल्यांक का अगर मात्रक निकालें तो देखो मात्रक क्या आएगा, उसको भी हम सूत्र से निकाल सकते हैं। यानी हम लिखेंगे अब विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक। देखो हम इस समीकरण 1 से निकाल सकते हैं। देखो हम कह सकते हैं समीकरण 1 से देखो समीकरण 1 क्या है, M इक्वल टू WIT। अब हमें तो W का वो चाहिए सूत्र, तो W बराबर क्या हो जाएगा, M अपॉन IT। इस सूत्र से हम इसका मात्रक
निकाल सकते हैं। तो इसका मात्रक आएगा हमारे पास, देखो ग्राम, ऊपर तो क्या है एम ही तो है, एम क्या है, अरे इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा ही तो है एम, तो ग्राम, और नीचे क्या है एम्पियर, तो हम लिखेंगे ग्राम पर एम्पियर पर सेकंड। ये हमारे पास क्या आ गया, इस विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक। इस सूत्र से हमने निकाल लिया, क्योंकि हमें पता है m इक्वल टू डब्ल्यू आई टी, तो W बराबर हो जाएगा m अपॉन आई टी, यानी ग्राम पर एम्पियर पर सेकंड विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक आ गया। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत है नहीं आनी चाहिए। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, अब हम इस विद्युत रासायनिक तुल्यांक और तुल्यांकी भार में एक संबंध होता है, उस संबंध को भी हम लगे हाथ देख लेते हैं, जो आगे काम में भी आएगा, फैराडे के द्वितीय नियम में काम आएगा। तो अपन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक जिसको हमने W के द्वारा व्यक्त किया था, तो कोष्टक में मैं W लिख दूं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक व तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार को हम लिखते हैं कैपिटल E से। E में निम्न संबंध होता है, निम्न संबंध होता है। हमने क्या कहा, हमने कहा विद्युत रासायनिक तुल्यांक व तुल्यांकी भार में निम्न संबंध होता है, और संबंध क्या है वो देख लो आप, W इक्वल टू होता है E अपॉन 96,500 कुलाम। ये लो, ये क्या होता है, ये कुलाम है, ठीक है ना। W बराबर E अपॉन 96,500 कुलाम, ये संबंध होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक और तुल्यांकी भार में, ठीक है ना। तो इस संबंध को भी आप ध्यान में रखोगे। तो हमने फैराडे का प्रथम नियम पढ़ लिया है, हमने इसका गणितीय सूत्र भी व्युत्पन्न कर लिया है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी देख लिया है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक भी हमने देख लिया है, और लास्ट में हमने विद्युत रासायनिक तुल्यांक व अणुभार में क्या संबंध होता है उसकी भी हमने चर्चा कर ली। अब ले रहा हूं मैं फैराडे का द्वितीय नियम, ये लो फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम। देखो फैराडे का द्वितीय नियम हमें यह बोलता है कि दो अलग अलग विद्युत अपघटयों के विलयनों में, दो भिन्न भिन्न विद्युत अपघटयों के विलयनों में समान धारा समान समय के लिए प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती हैं। ये बात हमें बताता है फैराडे का द्वितीय नियम। तो मैं लिख रहा हूं फैराडे का द्वितीय नियम। देखो हम कह सकते हैं इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार दो भिन्न भिन्न विद्युत अपघटयों, दो भिन्न भिन्न विद्युत अपघटयों के विलयन में समान विद्युत धारा समान समय के लिए प्रवाहित करने पर
प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। देखो मैंने नियम लिखा है, यानी मैंने फैराडे का द्वितीय नियम लिखा। देखो क्या कह रहा है, फैराडे का द्वितीय नियम हमें क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार दो भिन्न भिन्न यानी वैद्युत अपघटय अलग अलग होंगे। दो भिन्न भिन्न वैद्युत अपघटयों के विलयन में समान विद्युत धारा समान समय के लिए प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्राएं। भाई वैद्युत अपघटय पदार्थ अलग अलग होगा तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो भिन्न भिन्न मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। यह है हमारा फैराडे का द्वितीय नियम। अब देखो, अब हम यहां पे कह सकते हैं कि माना, क्या कह सकते हैं, माना इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्राएं, मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्राएं M1 व M2 हैं तथा उनके तुल्यांकी भार क्रमशः E1 व E2 हैं, क्रमशः E1 व E2 हैं। तो फैराडे के प्रथम नियम से, देखो पहले हम फैराडे का प्रथम नियम लगाएंगे। फैराडे के प्रथम नियम से, फैराडे के प्रथम नियम से देखो अभी हमने देखा है फैराडे का प्रथम नियम तो हमें ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोडों पर प्राप्त होने वाले पदार्थ की मात्रा है वो प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। ठीक है ना, यानी हम लिख सकते हैं फैराडे के प्रथम नियम से क्या लिख सकते हैं, देखो हम लिख सकते हैं M1 समानुपाती IT, और अगर मैं समानुपाती के चिन्ह को हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा W1 IT। इसको मैं समीकरण 1 दे दूं। ठीक है ना भाई, पदार्थ की मात्रा M1 है, M1 समानुपाती है IT। ठीक है, समानुपाती के चिन्ह को हटाया तो क्या है W1। ठीक है ना, ऐसे ही मैं जो दूसरे पदार्थ की मात्रा है M2 उसके लिए मैं लिख सकता हूँ M2 समानुपाती IT, क्योंकि दोनों में हमने समान विद्युत धारा समान समय के लिए प्रवाहित की है तो IT यहीं पे रहेगा और IT यहाँ पे रहेगा। ठीक है ना, अगर मैं समानुपाती के चिन्ह को हटाऊँ तो क्या आएगा W2 IT। ये आ गया हमारे पास समीकरण 2। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नियम आपने लिख लिया है, अब मैं नियम को हटा रहा हूँ। देखते हैं आगे। देखो अब हम समीकरण 1 और 2 से सूत्र लिखेंगे। समीकरण
1 व 2 से। देखो हमारे पास समीकरण एक तो क्या आया कि m1 इक्वल टू W1IT और समीकरण दो क्या आ गया m2 इक्वल टू W2IT। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। देखो समीकरण 1 व 2 से देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ m1 अपॉन m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा W1IT अपॉन W2IT। अब देखो IT से IT क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा m1 अपॉन m2 इक्वल टू W1 अपॉन W2। एक तो हमारे पास ये आ गया, इसको मैं समीकरण 3 दे दूं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी मैं हटा रहा हूं। देखो हमारे पास समीकरण 3 क्या आ गया m1 अपॉन m2 इक्वल टू W1 अपॉन W2। अब देखो हमें पता है चूंकि W1 बराबर में क्या लिख दूं E1 अपॉन, अरे अभी हमने एक संबंध लिखा था ये लिख सकता हूं, और W2 बराबर मैं लिख सकता हूं E2 अपॉन 96,500। अब देखो इस संबंध से मैं इस समीकरण 3 को ऐसे भी लिख सकता हूं। इसको मैं साफ कर रहा हूं अब, यानी मैं लिख सकता हूं अतः समीकरण 3 से देखो क्या लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं m1 अपॉन m2 इक्वल टू W1 और W2 है, इसके स्थान पे मैं ये रखूंगा, यानी मैं ये रखूं तो मेरे पास क्या आएगा W1 अपॉन 96,500 इंटू कर दूं तो 96,500 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा E2। 96,500 से 96,500 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ओवरऑल हमारे पास क्या बचेगा m1 अपॉन m2 इक्वल टू E1 अपॉन E2। E1 और E2 क्या हैं तुल्यांकी भार हैं, ये लो इसको मैं समीकरण 4 दे दूं, ठीक है ना। अब देखो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं देखो इस समीकरण 3 से मैं लिख सकता हूं कि m समानुपाती है W के, m समानुपाती है W, यानी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की जो मात्रा है वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। और इस समीकरण 4 से मैं लिख सकता हूं कि m समानुपाती है E के, और यही तो हमारा नियम है। इसको मैं समीकरण, इसको तो दे दूं मैं 5 और इसको मैं दे दूं समीकरण 6। हमारा नियम यही तो कह रहा है कि इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्राएं उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। अब देखो m समानुपाती है W के और m समानुपाती है E के, तो इस समीकरण 5 व 6 से मैं लिख सकता हूं कि W समानुपाती E, इसको मैं समीकरण 7 दे दूं और मैं समीकरण 7 से कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि किसी विद्युत अपघटय का विद्युत रासायनिक तुल्यांक उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। क्या बताया मैंने, किसी विद्युत अपघटय का विद्युत रासायनिक तुल्यांक उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है, ठीक है ना। तो ये तो हमने देखा फैराडे का द्वितीय नियम। अब देखो अब आ रही है खास बात। खास बात क्या आ रही है कि देखो अपन कह सकते हैं कि आधुनिक अवधारणा के अनुसार, या अपन कह सकते हैं कि आधुनिक परिपाटी के अनुसार जो तुल्यांकी भार है उसके स्थान पर आजकल अणुभार का अधिक प्रयोग किया जाता है।
अधिक प्रयोग किया जाता है। यानी अपन कह सकते हैं कि आधुनिक अवधारणा के अनुसार तुल्यांकी भार के स्थान पर अणुभार का अधिक प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब आधुनिक अवधारणा के अनुसार हम फैराडे के द्वितीय नियम को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। यानी हम लिख सकते हैं आधुनिक अवधारणा के अनुसार, आधुनिक अवधारणा, आधुनिक अवधारणा के अनुसार फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम, ध्यान से समझना आप, फैराडे का द्वितीय नियम। अब देखो आधुनिक अवधारणा के अनुसार हमें यह पता हो गया है कि तुल्यांकी भार के स्थान पर अणुभार का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम इस फैराडे के द्वितीय नियम को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ के मोलों की संख्या अभिक्रिया में, अब देखो इस अभिक्रिया का मतलब है ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया, ठीक ना। तो अभिक्रिया में विनिमय किए गए इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या के समानुपाती होती है। देखो ये हमने आधुनिक अवधारणा के आधार पर फैराडे का द्वितीय नियम लिखा है। वापस से मैं आपको समझा रहा हूं। यानी अपन कह सकते हैं कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ के मोलों की संख्या अभिक्रिया में विनिमय किए गए इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या के समानुपाती होती है। ये हमने आधुनिक अवधारणा के आधार पर फैराडे का द्वितीय नियम लिखा है। अब देखो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो हम एग्जाम्पल से समझेंगे इसको कैसे। मान लो मैं कोई सामान्य अभिक्रिया ले रहा हूँ, जैसे मैंने ले लिया Al3+3 इलेक्ट्रॉन और हमारे पास एल्यूमिनियम धातु प्राप्त हो गई। अब देखो आप समझो इसको, Al3+ का 1 मोल है, कितना है 1 मोल, इलेक्ट्रॉनों के 3 मोल, ठीक है, और जो एल्यूमिनियम धातु प्राप्त हो रही है उसका भी 1 मोल। अब देखो अभिक्रिया को देखने से हमें पता हो रहा है कि ये अपचयन की अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन की। और यही बात मैंने आपको यहाँ पे बताई है कि यहाँ पर जो अभिक्रिया का मतलब है ये है ऑक्सीकरण अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया। अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी तो इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे और अगर अपचयन अभिक्रिया होगी तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे। इस चीज़ का आपको अच्छे से पता है। तो यहाँ पे Al3+3 इलेक्ट्रॉन और हमें क्या प्राप्त हो रही है? एल्यूमिनियम धातु। Al3+ का 1 मोल है, इलेक्ट्रॉनों के 3 मोल हैं और जो धातु प्राप्त हो रही है उसका भी 1 मोल है। यानी अपन ये कह सकते हैं यहाँ पे सीधी सी बात ये है कि 1 मोल Al3+, समझना मेरी बात को, 1 मोल Al3+ को अपचयित करने के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। यानी हम लिख सकते हैं कि उपरोक्त अभिक्रिया से
उपरोक्त अभिक्रिया से स्पष्ट है कि एक मोल Al3+ को एल्यूमीनियम धातु में अपचयित करने के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। 3 मोल इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। 3 मोल इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। देखो, हमने इस अभिक्रिया से क्या लिखा है कि उपरोक्त अभिक्रिया से स्पष्ट है कि 1 मोल Al3+ को एल्यूमीनियम धातु में अपचयित करने के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। अब देखो, अगर मेरे पास Al3+ यानी एल्यूमीनियम जो धनायन है उनके 2 मोल हो तो फिर हमें 6 मोल इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। यानी अपन ऐसा कह सकते हैं कि 2 मोल Al3+ को Al में अपचयित करने के लिए 6 मोल इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। अब देखो, ये तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के मोल हैं। अब हम यहाँ से आवेश की मात्रा भी ज्ञात कर सकते हैं। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि 1 मोल Al3+ को एल्यूमीनियम में अपचयित करने के लिए कितने विद्युत आवेश की आवश्यकता पड़ेगी या कितनी विद्युत धारा की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब हम आवेश ज्ञात करने के लिए हमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पता होना ज़रूरी है। तो अब हम क्या ज्ञात करेंगे? अब हम ज्ञात करेंगे 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ये देखना आप, ये चीज़ आपके अगर समझ में आ गई है ना तो आप विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कर सकते हो। ठीक ना, कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया में कितने विद्युत आवेश की आवश्यकता होगी। ठीक ना, तो अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी? 1 मोल। अब देखो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना हम इस प्रकार से करते हैं, क्योंकि हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। यानी हम लिख सकते हैं, चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश है। अतः 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कैसे ज्ञात करेंगे? 1.6 × 10⁻⁻19 × 6.023 × 10⁻23। इसको सरल करेंगे तो आएगा हमारे पास 96,487 कूलाम पर मोल। और इसका हम सन्निकट मान लेते हैं 96,500 कूलाम। कूलाम पर मोल है, कूलाम पर मोल। अब देखो आप, अब ध्यान से समझोगे आप, यानी ये जो आवेश हमें प्राप्त हुआ है 96,500 कूलाम, इस आवेश को 1 फैराडे आवेश कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं इस आवेश को 1 फैराडे आवेश कहते हैं। 1 फैराडे आवेश कहते हैं। सीधा सा मतलब ये है कि 1 फैराडे आवेश बराबर क्या होगा? 96,500 कूलाम। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। यानी हमारे पास
1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना आया? 96,500 कूलाम। इस आवेश को ही 1 फैराडे आवेश कहते हैं, 1 फैराडे। यानी अपन कह सकते हैं कि 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। अब देखो हम इसको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखो एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, Hg प्लस 1 इलेक्ट्रॉन और Hg धातु हमें प्राप्त हो रही है। अब देखो ये अभिक्रिया है, ये अपचयन की अभिक्रिया है। हम कह सकते हैं अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। अब देखो यहाँ पे Ag प्लस का 1 मोल है, इलेक्ट्रॉन का भी 1 मोल है, 1 मोल 1 मोल। अब देखो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं कि 1 मोल Ag प्लस को अपचयित करने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। क्या कहेंगे? हम कह सकते हैं 1 मोल Ag प्लस को अपचयित करने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, या तो अपन ऐसे बोल सकते हैं, या अपन ऐसे कह सकते हैं 1 मोल Ag प्लस को अपचयित करने के लिए 1 फैराडे आवेश की आवश्यकता होती है। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि 1 मोल Ag प्लस को अपचयित करने के लिए 96,500 कूलाम आवेश की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोड पर हमें Ag धातु प्राप्त हो रही है, यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं Ag का परमाणु द्रव्यमान होता है 108 ग्राम। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड पर 108 ग्राम Ag निक्षेपित करने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। या ऐसे कह सकते हैं कि 108 ग्राम Ag इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने के लिए 1 फैराडे आवेश की आवश्यकता होती है। यानी ओवरऑल अपन ये कह सकते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू अपन लिख सकते हैं 1 फैराडे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू अपन लिख सकते हैं 2 फैराडे, और अगर 3 मोल इलेक्ट्रॉन हैं तो हम लिख सकते हैं 3 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 3F। अब देखो, अब हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया के लिए विद्युत धारा या विद्युत आवेश की मात्रा अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री पर निर्भर करती है। देखो अपन क्या कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया के लिए हम कह सकते हैं ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया के लिए विद्युत धारा या विद्युत आवेश की मात्रा अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्रिक या अपन कह सकते हैं रस समीकरण मिति
पर निर्भर करती है, पर निर्भर करती है। देखो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ Ca2+ इलेक्ट्रॉन और हमें प्राप्त हो रही है कैल्शियम धातु। एक एग्जाम्पल ले लूँ मैं Al3++ इलेक्ट्रॉन और हमें एल्यूमिनियम धातु प्राप्त हो रही है। इसमें तो होता है 40 ग्राम और इसका होता है 27 ग्राम। अब देखो यहाँ मैं लिख दूँ 2 मोल और इसका 1 मोल, इसका 1 मोल और यहाँ पर 3 मोल इलेक्ट्रॉन। अब देखो आप, अब समझना, यानी अपन क्या कह सकते हैं, अपन ये कह सकते हैं कि 1 मोल Ca2+ आयनों का अपचयन करने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। या अपन इसी बात को ऐसे कह सकते हैं कि 1 मोल Ca2+ आयनों का अपचयन करने के लिए 2 फैराडे आवेश की आवश्यकता होती है। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड पर 40 ग्राम कैल्शियम धातु निक्षेपित करने के लिए हमें 2 फैराडे विद्युत आवेश की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार इसके लिए अपन क्या कह सकते हैं कि 1 मोल Al3+ आयनों का अपचयन करने के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि 1 मोल Al3+ आयनों का अपचयन करने के लिए 3F आवेश की आवश्यकता होती है। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड पर 27 ग्राम एल्यूमिनियम धातु निक्षेपित करने के लिए 3F फैराडे यानी 3F विद्युत आवेश, या अपन कह सकते हैं 3F विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। यानी यहाँ पर 2F है तो 2F का मतलब क्या हुआ, 2 × 96,500 कूलाम विद्युत आवेश और यहाँ पे है 3F तो इसका मतलब 3 × 96,500 कूलाम विद्युत आवेश। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे कि ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया के लिए विद्युत धारा या विद्युत आवेश की मात्रा अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री पर निर्भर करती है। ठीक है, अब देखो हमने आज की क्लास में फैराडे के नियमों का अध्ययन किया, या अपन कह सकते हैं विद्युत अपघटन के नियम। दोनों नियम इम्पोर्टेंट हैं, तो आप दोबारा से वीडियो को पॉज करके दोनों नियमों को एक साथ समझने का प्रयास करेंगे। साथ साथ आपकी जो नोटबुक है उसमें आप लिखने का प्रयास भी करेंगे ताकि आपको अधिक से अधिक समझ में आए। ठीक है ना। तो आज की क्लास में हमने अध्ययन किया विद्युत अपघटन के नियमों का, या अपन कह सकते हैं फैराडे के नियमों का। अब देखो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा, यानी अपन कहेंगे पार्ट नंबर 4, उसमें हम फैराडे के नियमों से जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। कौन कौन से न्यूमेरिकल हैं हम उनको सॉल्व करेंगे अगले पार्ट में, यानी पार्ट 4 में। तो आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।